नागरिकता क्या है? एनीवन? क्या हुआ, इतना खामोशी या सन्नाटा क्यों छा गया भाई? बोलिए। पढ़ने का मन सर नहीं आप नागरिक लोगों का? हेलो। सर किसी को नहीं पता, आप पढ़ाइए। चलिए ठीक है। देखिए, नागरिक वे व्यक्ति होते हैं जो कि आपके जिस राज्य की नागरिकता प्राप्त होगी, राज्य का मतलब यहाँ पे सिंपली समझ लीजिए देश से है। तो किसी भी राज्य के नागरिक वे नागरिक होते हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा, अर्थात तो वहां की जो सरकारें होती हैं उनके द्वारा सभी राजनैतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हों जो उस राज्य के प्रति विशिष्ट क्या करते हैं, निष्ठा रखते हैं। मतलब यदि मान लीजिए आप इंडिया देश के या भारत देश के नागरिक हैं, तो आप नागरिक कैसे माने जाएंगे? जब आपको भारत देश में मिलने वाले समस्त अधिकार, चाहे वो राजनैतिक अधिकार हो, वोट देने का अधिकार हो, किसी को चुनने का अधिकार हो, ये जितने राजनैतिक अधिकार हैं वो आपको प्राप्त। दूसरा, कि आपके पास जो भी उस राज्य या उस देश में लागू नागरिक अधिकार है वो भी आपको प्राप्त हो। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति राष्ट्र का या देश का जिसको राजनैतिक एवं साथ में नागरिक अधिकार दोनों प्राप्त होते हैं, वे कहे जाते हैं आपके नागरिक। नागरिक अधिकार में आपके सभी प्रकार के अधिकार आ सकते हैं, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे अन्य विधिक अधिकार हो, संवैधानिक अधिकार हो, जो भी अधिकार हैं, जो भी किसी योजना को दिया जा रहा है, यदि वो नागरिकों को प्राप्त है, उनके पास उनका ये अधिकार है, तो वो आपके नागरिक के रूप में जाने जाएंगे। क्लियर है? यस सर। देखिए, नागरिक उन्हीं व्यक्ति को माना जाएगा जो अपने राज्य के प्रति निष्ठा रखते हैं। मतलब जो भी राज्य या देश या राष्ट्र के निवासी हैं, उनकी उस राष्ट्र के प्रति निष्ठा हो, सच्चाई हो, ईमानदारी हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी देश में रहकर उसी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो, उसी देश के को मिटाने की कोशिश करो। जैसे कि आए दिन फिल्मों में हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो उनको क्या करार दे दिया जाता है? देश का गद्दार, देशद्रोह। तो क्या वो नागरिक रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो राज्य के प्रति या राष्ट्र के प्रति कह लें निष्ठा है, वो पूर्ण रूप से नहीं है, बल्कि वो राष्ट्र को या राज्य को क्या करना चाहते हैं? नष्ट करना चाहते हैं, किसी न किसी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष की विधि द्वारा। तो नागरिक वही व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा हो और राजनैतिक एवं नागरिक अधिकार उनको प्राप्त हो। ठीक है। अब आते हैं कि भारत में जो ये नागरिकता संबंधी प्रावधान है, यह संविधान में कहां पर इसका उल्लेख किया गया है? यदि आप संविधान की संरचना का वर्णन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन देखेंगे इसका, तो आपको दिखाई देगा कि संविधान का पार्ट 2 जो है, भाग 2 जो है, इसमें आपको संविधान के नागरिकता संबंधी प्रावधानों की चर्चा मिलेगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपके मैचिंग के लिए क्वेश्चन आते हैं कि एक तरफ आपके जो प्रबंध दिए गए हैं, जो चीजें विषय दिए गए हैं वो पूछ देगा, जैसे मौलिक अधिकार, नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, मूल और आपके नीति निर्देशक तत्व। और एक तरफ दे देगा कि कौन कौन से भाग हैं, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 क। अब आपको मैचिंग कराने के लिए देगा कि आप मैचिंग कराइए, तो आपको जानकारी होगी तभी आप करा पाएंगे। तो जो संविधान का भाग 2 है, पार्ट 2 है, इसमें सिटीजनशिप संबंधी जितने भी प्रावधान है कि कोई व्यक्ति नागरिक कैसे बनेगा, अपनी नागरिकता को कैसे त्यागेगा, यदि कोई दूसरा व्यक्ति जो विदेश का है वो भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है, नागरिकता के ऊपर कौन कौन कानून बना सकता है, किसके पास ये अधिकार है, तो ये सभी चीजें
आपको इस भाग 2 में नागरिकता के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो पहला पॉइंट क्या निकल के आया हमारे सामने कि नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में है। दूसरी चीज कि भैया ठीक है भाग 2 में है तो प्रत्येक भाग के अंदर अपने कुछ स्पेसिफिक अनुच्छेद दिए हुए हैं जो कि उसके सभी प्रावधानों की चर्चा करते हैं। जैसे भाग 1 में जाओगे आप तो 1 से 4 के बीच में संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में दिया गया है वहां पे कि भारत का राज्य कौन सा होगा, संघ क्षेत्र क्या होगा, किस आधार पर नए राज्यों को सम्मिलित किया जाएगा, किस आधार पर किसी 2 राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाया जाएगा। इन सभी चीजों का प्रावधान जैसे आपको अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में संघ एवं राज्य क्षेत्र के माध्यम से मिलता है, ठीक उसी प्रकार भाग 2 में जब आप जाओगे तो अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक 5 to 11 के बीच में आपको नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधानों की चर्चा मिलेगी। तो 2 पॉइंट हो गया, पहला भाग 2, दूसरा संबंधित अनुच्छेद। पूछा जाता है कि नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक। कोई कंफ्यूजन अभी तक? नो सर। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। अगला पॉइंट है, प्रिंस जी शांत काहे हो गए भैया, चिल मारी प्रभु, हमने आपको बस अपनी चीजें बताई हैं, परेशान न होइए। हेलो, आवाज जा रही है आप तक? हाँ सर। क्या हुआ भाई, काहे परेशान हो गए? नहीं कुछ सर, सब ठीक है। नहीं नहीं देखिए क्लियर बोल दिया करिए, मैंने पहले ही बोला है कि क्लास में जो स्टूडेंट और आपके टीचर के बीच में रिलेशन होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, 3 लोगों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। आप लोगों ने बहुत पहले से कहावत सुनी होगी, एक टीचर के साथ, एक वकील के साथ, एक डॉक्टर के साथ, यदि आपने छुपाया तो जिंदगी का खतरा आप ही के पास है, उनका कुछ नहीं जाता है। तो जो चीजें हैं क्लियर कट बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? नो सर, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है। इनफैक्ट आई एम सॉरी कि आपको बुरा लगा। नहीं 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 सॉरी की बात नहीं है, मैंने उस पर ये नहीं बोला कि मुझे बुरा लगा, बस मैं ये बता रहा हूँ कि मैं समय को बस चीजें थोड़ी सी तकलीफ में है समय के कारण, इसीलिए मैं आप लोगों को कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं सेटअप करके दे पाता हूँ। आगे मैंने 8 बजे आप लोगों की क्लास फिक्स थी 6 से 8, उसमें भी देख रहे थे टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा था, फिर सुबह रखी गई, सुबह में भी है। तो मेरा कुल मिला के कहने का सीधा सा मतलब ये है, शायद आप लोग नहीं समझ पाए इसीलिए क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी है, इसी वजह से जब भी हमको पूरे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जब भी टाइम मिलता है मैं क्लास लेता हूँ। बहुत कम ही ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, बाकी लोगों की क्लासेस नहीं होती हैं। कई बार मैं मैसेज पढ़ता हूँ कि आज किसी चीज के कारण क्लास नहीं हुई। हाँ ये हो सकता है मेरे यहाँ की, हो सकता है क्लास लेट हो लेकिन मैं क्लास लेता जरूर हूँ। तो इस चीज की वजह से थोड़ी सी चीजें प्रॉब्लम में है, दिक्कत में है, क्योंकि मेरे पास कई सारे वर्क हैं, तो उस वजह से मैं कोई टाइम फिक्स नहीं कर पाता हूँ। खैर कोई बात नहीं, कोई सॉरी वॉरी की बात नहीं है यार, आपकी बातें हम समझेंगे, हमारी बातें आप समझेंगे, यही उम्मीद करते हैं, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक क्या था, आर्टिकल 5 to 11 की चर्चा हम लोगों ने की। अब देखिए कि जो भारत नागरिकता है, नागरिकता को अलग अलग देशों में अलग अलग रूप में बताया गया है। जैसे कि नागरिकता मुख्यतः हमको 2 प्रकार से देखने को मिलती है, एक एकल नागरिकता जिसको हम लोग सिंगल सिटीजनशिप बोलते हैं, दो होती है डबल नागरिकता, उसको हम लोग बोलते हैं आपके डबल सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप मुख्यतः उसको बोलते हैं। तो ये जो भारत में है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, बताइए कि भारत में सिंगल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से आप लोग समझते क्या हो, क्या मतलब समझ में आता है कि एकल नागरिकता क्या होती है, दोहरी नागरिकता क्या होती है, क्या समझते हो आप लोग? जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे यूएसए है, तो यूएसए का वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, लाइक कि यूएसए कंट्री का एक अपना सिटीजनशिप होगा और वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ पे, तो स्टेट्स का भी एक सिटीजनशिप होगा।
तो हर एक सिटीजन का देखा जाए तो यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप हो जाएगा, एक स्टेट का एक यूएसए कंट्री का। बट हमारे कंट्री में सिर्फ इंडिया कंट्री का ही सिटीजनशिप होगा, नहीं स्टेट वाइज पर्टिकुलरली कि आप बिहार से हो तो बिहार का भी सिटीजनशिप होना चाहिए, ऐसा आई थिंक। और कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है क्या आज? हाँ, एक दिख रहा है मुस्कान करके। मुस्कान जी, आपकी आज पहली क्लास है? सर। ओके, हेलो। ठीक है। तो हम लोग आज नया ही टॉपिक है, आपको समझ में आएंगी चीजें। नागरिकता के बारे में बात कर रहे हैं, सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी जो प्रीवियस क्लास है, आप अपने बैचमेट वगैरह से, क्लासमेट वगैरह से लोगों से आप ले लीजिएगा क्लासेस, उस चीजों को, ठीक है। बाकी हम लोग जो भी चीजें कंफ्यूजन होंगी क्लास में उनको डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। यस सर। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे नागरिकता के ऊपर, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि नागरिकता के दो प्रकार हमको विश्व में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज सिंगल सिटीजनशिप, सेकंड वन इज ड्यूअल सिटीजनशिप, जिसको हम लोग हिंदी में एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता बोलते हैं। तो नागरिकता ये जो हम लोग एकल या दोहरी बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एकल का मतलब कि किसी एक जगह की नागरिकता मिलेगी। एक जगह का मतलब, देखिए, आपके जो भी देश विश्व में हैं, या तो वहां पे संघीय व्यवस्था होगी, या फिर वहां पे क्या होगा कि केवल और केवल केंद्र सरकार के तहत वहां पे क्या किया जाएगा, पूरे देश में क्या बोलते हैं, शासन स्थापित किया जाएगा। तो आप लोग देखते हैं कि अधिकांश देशों में केंद्र एवं राज्य में जो हैं वो क्या बटे हुए हैं। जो शासन की प्रणाली है उनके केंद्र एवं राज्य के माध्यम से बटे हुए हैं। तो वे राज्य जहां पर वे अपनी नागरिकता केंद्र की अलग देते हैं और राज्यों की अलग देते हैं। मतलब पहली नागरिकता उनकी कहां पे होगी, राज्य, क्योंकि जो भी संबंधित राज्य में वे निवास करते होंगे, पहली नागरिकता उनकी वहां की होगी, और दूसरी नागरिकता जिस देश में निवास करते हैं उनकी होगी। तो यदि ऐसा कोई प्रावधान किसी देश में लागू है जहां पर राज्य एवं देश मतलब राष्ट्र दोनों के प्रावधान में नागरिकों को जो नागरिकता दी गई है वो दोहरी नागरिकता कहलाती है। जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अर्थात आप किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका में आप देखेंगे कि अमेरिका में दो प्रकार के हमको नागरिकता, दोहरी नागरिकता देखने का हमको प्रमाण मिलता है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी नागरिक जो होते हैं, सबसे पहले उनको प्रथमतः जिस राज्य के वो निवासी होंगे, कैलिफोर्निया के हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट वहां पे हैं, कुल 50 राज्य हैं अमेरिका में, कुल 50 राज्य हैं। तो पहले वो जिस राज्य के नागरिक होंगे उनको उस स्टेट का निवासी कहा जाएगा, नागरिक कहा जाएगा। दूसरा कि वो अमेरिका के नागरिक हैं, तो उनको उस देश, अमेरिका देश की भी नागरिकता दी जाएगी। तो उनके पास दो नागरिकता हो गई, एक राज्य की हो गई, एक केंद्र सरकार की हो गई, एक देश की हो गई। इसीलिए वहां पे दोहरा नागरिकता है, जिसको हम लोग ड्यूअल सिटीजनशिप भी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि एकल नागरिकता क्या है। भैया, जहां पर राज्य का नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, उनका जो लेना देना है वो आपके कहां से है, किससे है, वो है केवल और केवल देश से है, राष्ट्र से है। जैसे भारत देश में ऐसा किसी के आप लोगों ने सुना है कि आईडी कार्ड पे या उनका अलग से कोई किसी राज्य की नागरिकता मिली हो कि नहीं भैया हम यूपी के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक नहीं हैं, या फिर हम यूपी के नागरिक पहले हैं बाद में हम भारत के नागरिक हैं? ऐसा किसी के पास प्रावधान है? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत में यह स्पष्टतः आपके भाग 2 में लिखा है कि भारत में नागरिकता का प्रकार सिंगल सिटीजनशिप होगा, एकल नागरिकता होगा, पहला पॉइंट। दूसरा कि भारत में राष्ट्र की नागरिकता दी जाएगी, न कि राज्य की नागरिकता होगी। भारत में राज्य की नागरिकता आपको नहीं मिलती है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो भारतीय नागरिक के रूप में जाना जाएगा। ये इस रूप में नहीं कि मैं पश्चिम बंगाल का नागरिक हूं, मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। ऐसा किसी को आप लोगों ने नहीं सुना होगा। आप लोगों ने क्या सुना होगा कि मैं भारतीय हूं, आई एम ए इंडियन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम किसी एक राष्ट्र के नागरिक हैं, ये एकल नागरिकता को, सिंगल सिटीजनशिप को दर्शाता है।
और यही प्रावधान भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम? बताइए भाई, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, अब देखिए, एक एक चीज समझते जाइएगा। जहां पे थोड़ी सी भी चीजें समझ में ना आए, एक भी पॉइंट समझ में ना आए, तुरंत वहां पे हमको रोकिए, टोकिए, फिर आगे पूछिए। देखिए, अगला पॉइंट ये है कि ठीक है भाई, हमको चाहे स्टेट की नागरिकता मिले, चाहे राज्य की नागरिकता मिले, चाहे केंद्र सरकार की नागरिकता मिले, आप ये जान गए कि भारत में एकल नागरिकता है जो कि राष्ट्र की होती है, देश की। अब दूसरा क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि मान लीजिए कोई लफड़ा हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कोई कुछ भी चीजें हो गई आपके नागरिकता के ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर, तो इस नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किस संस्था के पास में है या फिर किस व्यक्ति के पास में? बताइए। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, कई बार आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है। यदि आप लोगों ने बीएचयू में एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए होंगे यूजी पीजी लेवल के, तो आपको ये क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में जरूर देखने को मिलेगा। पॉलिटिक्स बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? बताइए भाई, कौन बना सकता है नागरिकता के ऊपर कानून? पार्लियामेंट सर। क्या विधान परिषद या विधानसभा नहीं बना सकती? स्टेट लेजिस्लेशन? और कोई बताइए, हाँ। कोशिश करिए। मैंने पहले ही बोला है प्रिंस जी कि यदि आप अपने उत्तर पे कभी भी, सभी लोगों से बोला है, यदि आपको अपने उत्तर पे कॉन्फिडेंस है तो उत्तर काहे बदल देते हैं आप लोग थोड़ा सा कहने पे? ऑप्शन में आपका स्टेट लेजिस्लेशन भी होगा और एक ऑप्शन में होगा तीसरा कि ए और बी दोनों, फिर तो कंफ्यूजन में दोनों मार के चले आएंगे। तो इस चीज को ऐसा मत करिए कि थोड़ा सा यदि कोई अगला बोल रहा है तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर को पलट दीजिए। और लोग बताइए भाई, कथा सुनने आए हैं? इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे तो फिर क्या मतलब है? अरे संसद का नाम सुने हैं प्रभु, पार्लियामेंट। भारतीय संसद को हमारे देश में जो नागरिकता के ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर यदि कोई एक्ट बनाना है, कोई कानून बनाना है, तो ये जो पावर ट्रांसफर की गई है ये केवल और केवल इंडियन पार्लियामेंट के पास ही है। अन्य कोई इंस्टीट्यूशन, अन्य कोई संस्था या फिर अन्य कोई व्यक्ति, जैसे आपके राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राज्य के राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। क्लियर हुआ? कौन कानून बना सकता है? तो केवल और केवल, ओनली एंड ओनली कौन? देश की संसद, अर्थात देश का पार्लियामेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, अब देखिए क्या कहता है कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। अतः नागरिकता जो है स्थायी उपबंध जैसी न होकर नियमानुसार उन व्यक्तियों की पहचान करती है जो 26 जनवरी 1950, कब से लेके, ध्यान रखिएगा ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। तो भारत में भारतीय नागरिक जो नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से माने जाते हैं, वो वे व्यक्ति माने जाते हैं जो कि 26 जनवरी 1950 से स्थापित है। उसके पहले वो किस देश के नागरिक थे उससे मतलब नहीं है। जब भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, यदि वो भारत के नागरिक थे तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। और वे व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पहले कहाँ के थे, क्या थे, कैसे थे, उनसे मतलब नहीं है।
26 जनवरी 1950 के बाद उन व्यक्तियों की गणना भारतीय नागरिक रूप में की जाती है जो भारत में निवास करके भारतीय नागरिक रूप में स्थापित थे। तो ये डेट ध्यान में रखना है, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन, हाँ बोलिए। आई हैव अ डाउट। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है, लाइक कोई भी, तो और उसका डेट ऑफ बर्थ अगर बिफोर 26 जनवरी 1950 है, और उसके पास में बर्थ सर्टिफिकेट हो इंडिया का, ऑब्वियसली इंडिया में पैदा हुआ, ठीक है। एंड जैसा कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहता है कि आप जन्म के आधार पे या प्राकृतिक रूप से आधार पे या फिर वंश के आधार पे आप सिटीजनशिप ले सकते हो, तो क्या उसको मिलेगा सिटीजनशिप? हाँ मिलेगा, 5 प्रकार के आधार पे मिल सकता है। हाँ, तो सिटीजन उसमें क्षेत्र अधिग्रहण भी है, प्राकृतिक रूप से भी रजिस्ट्रेशन है, एंड जन्म के आधार पे और वंश के आधार पे। तो कोई व्यक्ति अगर पैदा हुआ बिफोर 26 जनवरी 1950, तो क्या वो सिटीजनशिप लेने लायक है? क्योंकि अभी आपने बोला कि बिफोर 26 जनवरी 1950 के पहले तो वो कैंसिल माना जाएगा, उसको मतलब रद्द कर दिया जाएगा सिटीजनशिप को। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उस समय जो लोग भारतीय नागरिक के रूप में स्थापित थे, तो उनका जन्म जिस व्यक्ति का भारत में हो रहा है 26 जनवरी से पहले, वो भी तो भारतीय नागरिक रूप में माने जाएंगे। वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से आके या फिर किसी दूसरे कंट्री से आके यहाँ पे आएंगे, उन व्यक्तियों को भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। समझ में आया बात? यस सर, इसीलिए एनआरसी से कुछ रिलेशन है ना इसका? बिल्कुल एनआरसी का रिलेशन है। एनआरसी सीए जो चीजें हैं आपकी वो अलग हैं। सीए और सीएबी दो चीजें थी। सीएबी आपका जब तक पास नहीं हुआ था एक्ट, तब तक वो सीएबी था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। जैसे ही पार्लियामेंट ने पास कर दिया वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, वो कानून हो गया। इसमें दिया गया है कि 5 इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जो कि दूसरे देश के हैं, उनको भारत में भारत की नागरिकता इस आधार पर दी जाएगी क्योंकि वहां पर उनके साथ क्या हो रहा है, मानवीय अत्याचार, बाकी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। हमने आपको उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया है, सीए और सीएबी के ऊपर बनाया है। यदि आप लोग देखना चाहेंगे तो उसको हम कहो तो लिंक आप लोगों को भेज देंगे। सीए क्या है, सीएबी क्या है, एनआरसी क्या है, इन सभी चीजों के ऊपर हमने बनाया है। तो वो चीजें अलग हैं, तो उसको तो मैं भेज दूंगा अलग से। खैर, अब क्वेश्चन ये, हाँ बोलिए, और किसी कोई कुछ क्वेश्चन आगे बोल लीजिए, उसके बाद आगे बढ़े। बताइए भाई। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि हमने बोल तो दिया कि संसद कानून बनाएगी संविधान में नागरिकता के ऊपर, लेकिन संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिससे इस संसद को यह अधिकार मिलता है कि वह नागरिकता के ऊपर कानून बना सके? बताइए कौन सा आर्टिकल है भाई, बताइए। आप लोग इतना सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? बोलिए बोलिए, सही बोल रहे थे, आगे बोलिए। 368। ना, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो। आप प्रिंस जी सही से बताइएगा, आप लोगों ने, आपने वो वीडियो नहीं देखी ना आर्टिकल वाली, सही बताइएगा। सर मेरे बहुत लेंथी होता है, मतलब इसलिए थोड़ा, लेकिन मैं देखूंगा फ्री होके, अभी नहीं देखा। रीजन ये है क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा, मेरे भाई मेरे बहन, आप लोग, कि आप लोग जो लग रहा है ना लेंदी, आप लोग भी जानते हो कि आर्टिकल से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। यदि आप लोग आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं देखोगे तो या तो सीधे डायरेक्ट पूछता है आर्टिकल से क्वेश्चन, या फिर तर्क एवं व्याख्या के माध्यम से पूछता है। तो आप लोग एक बार प्लीज उसे समय निकाल के देख लीजिए। उसमें 1 से लेके 395 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं सभी उसमें डिस्कस किए गए और बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बताया है। तो उसको एक बार देख लेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। और आपने ये जो 368 बोला है, ये तीसरी या चौथी बार बोला है, जिसे मैं फिर करेक्ट कर दे रहा हूँ कि भाई 368 में संविधान में संशोधन कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होगा, इसका प्रोसीजर दिया है, न कि
संविधान में संसद कानून कैसे बनाएगी कि नागरिकता के ऊपर इसका, तो इस चीज को अभी से क्लियर कर लीजिए। जो लोग वहां पे देखे होंगे उनको क्लियर कट बताया है मैंने। संविधान में ऐसा नहीं है कि जब संविधान को लोगों ने बनाया तो वो ये जानते थे कि समय के साथ परिवर्तन हर चीज में होता है, तुमको आवश्यकता पड़ेगी संविधान में भी परिवर्तन करने की। आप लोगों ने ये जानते होंगे ना कि ये कहावत है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। इंसान का नेचर तो बदलता ही बदलता है, लेकिन हर एक चीज परिवर्तनशील है। तो परिस्थितियां जब अलग होंगी तो हमें अलग प्रकार के कानून एवं नियम की आवश्यकता पड़ेगी, और जब नए प्रकार के नियम या कानून की आवश्यकता पड़ेगी तो सिंपल सी बात है, हमको जो हमारा ओरिजिनल संविधान है उसमें हमको संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये प्रावधान हमारे संविधान में मूल रूप से ही जोड़ दिया गया था कि भाई जब भी ऐसा हमको महसूस हो कि हमारे संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी और कुछ नया जोड़ना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे। और यह प्रक्रिया हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में अनुच्छेद 368 में पहले से ही डाल दी गई थी जब संविधान बनाया जाता। तो अब क्लियर है, आप कभी नहीं भूलेंगे ना कि अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन है। कहां से लिया गया है ये बताएंगे, कन्हैया जी बताइए कहां से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में कहां से ली गई है? नहीं मालूम सर। हाँ, नहीं मालूम। थोड़ा तेज बोलिए प्रभु, माइक के पास आके। कह तो रहे हैं सर, नहीं मालूम। आपका टेस्ट इतना बेकार क्यों जा रहा है मेरे भाई? दोनों में स्कोर जो है वो कम है, चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो। पढ़ाने में कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है, घर का प्रॉब्लम थोड़ा है, बस थोड़ा समय नहीं दे पा रहे हैं। मान रहे हैं समय, भैया घर पे रहता है कोई भी आदमी तो मानते हैं कि पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, लेकिन घर वालों को समझाने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना कि फॉर्म तो भर दिए हैं, क्लासेस तो ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन जब पढ़ेंगे ही नहीं तो उस फॉर्म के भरने का, क्लास के करने का क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं है ना, कोई भी टीचर ऐसा नहीं कर सकता, ना ही आप कर सकते हो कि किसी को कुछ घोल के पिला दोगे और आप अगला वो जाके करके चला आए। आप इतना समय दे रहे हो, पैसा इन्वेस्ट किए हो, अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, पैसे से भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है समय। आप अपने घर पे हो, समय निकाल के पढ़िए, उनको भी समझाइए कि हमको पर्टिकुलर कुछ नहीं तो 2 घंटे समय दीजिए। आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए मिनिमम पर डे यदि आप लोग 2 घंटे भी मन से देते हैं विदाउट यूजिंग अ फोन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 5 घंटे भी पढ़ें और उसमें मोबाइल चलता रहे, आपका रील्स देखते रहें, यूट्यूब पे गाना सुनते रहें, उधर फेसबुक चला लें, देखो मैसेज मार दें व्हाट्सएप पे, ऐसे नहीं। 2 घंटा पढ़िए, लेकिन एकदम डेडिकेटेड होके ध्यान दीजिए, आपका उतने में ही आप लोगों का बीएड एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा। सर समय पढ़िए 2 घंटे। पढ़ने में बहुत देता हूँ सर, लेकिन कुछ समझ में आता है, कुछ सवाल बैठता है, कुछ बैठ नहीं पाता है, यही दिक्कत है। समय तो मैं बहुत ज्यादा देता हूँ पढ़ने में सर। वही मैं कहने की मेरी मतलब है कि यदि जहाँ पे भी प्रॉब्लम समझ में आ रही है वहां पे उस चीज को नोट डाउन करिए, आइए अगले क्लास में उसको सबसे पहले पूछ लीजिए, तभी आपकी चीजें क्लियर होंगी। देखिए मेरे भाई, एक बात समझ लीजिए कन्हैया जी, एक एकदम सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ। यदि आप लाख पढ़ रहे हो, आप 10-10 घंटे नहीं, आप 24 घंटे में 24 के 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और आपका रिजल्ट आता है निगेटिव और आप अनसक्सेसफुल रह जाते हो, तो आपके आपके गांव वाले, आपके घर वाले, आपके दोस्त बोलेंगे मारो ये अय्यास था, ये तो लड़कियों को लेके घूमता था, कोई काम का नहीं था, कुछ नहीं करता था। और वहीं पे आप दुनिया की सब काम करो, घूमो फिरो, इधर से उधर करो, लोगों के साथ घूमो टहलो फिरो, खूब मूवी देखने जाओ, सिनेमा जाओ और आपका एग्जाम में क्वालिफाई कर जाओ, तब क्या होगा? अरे अरे हम जानते थे भाई लड़का बहुत तेज था, यही क्वालिफाई करेगा ही, अरे हम इसको बचपन से जानते थे, ये बहुत तेज था, हमको इस पे भरोसा था। तो 2 प्रकार के लोग आपके सोसाइटी में निवास करते हैं, तो आपको क्या करना है ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको लोगों को कैसे जवाब देना है।
आप कल को सक्सेसफुल हो गए मेरे भाई। देखिए एक बात कटु सत्य है, बुरा मत मानिएगा कोई भी। अभी कल ही फादर्स डे मना है, एक बात समझ लीजिए, यदि पैसा नहीं होगा आप लोगों के पास लाइफ में, तो चाहे इस जमाने में, ये जो कलयुग है ना, इस जमाने में कटु सत्य है कि आपके अपने भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। आपके घर में 2 पर्सन हो, 1 लाख रुपए महीने कमाता हो और आप घर पे नल्ले बैठे हो, जिसकी बात मानी जाएगी वो होगी पैसा कमाने वाले की। ठीक है, तो मेरे भाई पैसा देखिए, पैसा करने का मतलब ये कि अपने आप को सक्सेसफुल बनाइए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एक क्षेत्र में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें अपने आप को सक्सेसफुल बनाइए। नहीं तो कल के, आज तो बहुत अच्छे से मम्मी पापा बोल रहे हैं कि नहीं हमारा बिटवा तो पढ़ रहा है, कल यही ताना सुनने को मिलेगा। एक एज के बाद आप लोगों का खुद ही इच्छा नहीं होगा कि पापा से पैसा मांगे या घर से पैसा लें, नहीं अच्छा लगेगा। तो कोशिश करिए, ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई चीजें हो जाती हैं, कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से चीजें दिक्कत में आ रही है, समझ में नहीं आ रही हैं, वहां पे हम लोग हैं और पूरी तरीके से हर प्रकार से सहायता की जाएगी। ठीक है, तो भैया पढ़िए, अल्टीमेटली पढ़ना है और सक्सेसफुल होना है। पैसा बाकी जो चीजें हैं वो तो सक्सेसफुल होने के बाद अपने आप चली आती है। अरे आप लोग किसी का भी एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, कोई देखने में बहुत बेकार लग रहा है, उसका लुक्स बहुत बेकार है, आप देख लीजिए। अरे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप हार्दिक पांड्या का आप लोगों ने नाम सुना होगा, इस समय बहुत अच्छे खासे क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर है इंडिया के। उनकी पहले की फोटोज देख लो, अभी के देख लो, तो पैसा तो मैटर करता है मेरे भाई, सक्सेसफुल मैटर करता है। तो पैसा है, सक्सेसफुल है, आप सक्सेसफुल व्यक्ति हैं तो आपका लुक होगा, चाहे आपका जो फटा पुराना पहनावा होगा, अभी आप फटा पूरा पहनोगे तो लोग आपके आसपास के बोलेंगे मारो क्या पहन रहा है, इसको कोई चीज की समझ नहीं है। अभी कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर या फिर बहुत बड़ा आदमी पहन के चले तो क्या है, बस इसका तो ट्रेंड है, ये फैशन है, हम भी इसी तरह चलेंगे। अभी शाहरुख खान एक आपसे जुल्फे बढ़ा के इसे घुमा के चल दें तो वो स्टाइल बन जाएगा, और हम आप बढ़ा लें तो पापा पहले कूटेंगे, बाल तो कटना वो तो अलग। तो इन चीजों को समझिए, अपने आप पे समय दीजिए। खैर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस कर लिए, इन चीजों को समझिएगा। अब ये आते हैं कि हम लोग संविधान में जो भी अनुच्छेद थे उनकी चर्चा कर रहे थे। तो संविधान में जो ये संसद है उसके पास ये अधिकार है, और जो संविधान में ये संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, ये ली गई है आपके दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि भैया संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कितने प्रकार से संविधान में संशोधन होता है। तो कुल 3 प्रकार हैं, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, और एक होता है आधे या आधे से अधिक राज्यों की सहमति के द्वारा संसद संशोधन कर सकते हैं। तो कुल 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है सर, रिपीट कर जी। दीजिए सर, फिर से हाँ? रिपीट करें सर, रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो संविधान जो है, हमारे संविधान में कुल 3 प्रकार से संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फर्स्ट इज सिंपल मेजोरिटी विच इज आल्सो नोन एज साधारण बहुमत। ठीक है, सेकेंड वन इज विशेष बहुमत, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है कि संपूर्ण जितने संसद के सदस्य हैं उसके 2/3 सदस्य यदि उसमें भाग लेते हैं, उसको पारित करते हैं, तो विशेष बहुमत होती है। साधारण बहुमत क्या है, सिंपल मेजोरिटी क्या है कि जितने व्यक्ति हैं उसके आधे व्यक्ति, 50% से यदि 1% ज्यादा है, आधे से अधिक कोई व्यक्ति है, तो वो इससे यदि कोई चीज पारित होती है तो वो साधारण बहुमत कहलाती है। और यदि विशेष बहुमत होगा तो 2/3 से वो पास होना चाहिए। ठीक, अब अगला जो तीसरा प्रकार है वो है कि आधे या फिर आधे से अधिक राज्य। मान लो भारत में 28 राज्य हैं, तो आधे राज्य कितने हुए, 14 राज्य हुए। तो 14 या फिर 14 से अधिक राज्य किसी विषय पर क्या करें कि हमको इस विषय पर कानून बनाना है होगा, और ये सिफारिश यदि संसद से करें तो संसद क्या कर सकती है कि संविधान में संविधान संशोधन कर सकती है। तो ये भी तीसरा प्रावधान है, तीसरे प्रकार से संविधान में संशोधन हो सकता है। क्लियर है? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कि संविधान में संशोधन करता कौन, संसद करती है। पहली चीज किन आधारों पे करती है ये भी आप लोगों ने जान लिया। अब ये आते हैं कि भारत में
किन किन आधारों पे नागरिकता दी जाती है, मतलब कौन कौन से ऐसे आधार हैं जिन पे आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। तो भारत में नागरिकता को प्राप्त करने के 5 आधार बताए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ 5 क्राइटेरिया। और वे जो आधार 5 हैं जिनके आधार पे हम आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, इसकी चर्चा आपके एक एक्ट बनाया गया नागरिकता के ऊपर जिसका नाम दिया गया नागरिकता अधिनियम 1955, मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ये आपका प्रावधान दिया गया कि जो भारतीय संविधान के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहेगा तो उसे 5 प्रकार से नागरिकता दी जाएगी। किस एक्ट के द्वारा दी जाएगी? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। उसमें भी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अंदर भी कई सारे सेक्शन दिए हुए हैं, धाराएं दी हुई हैं। तो जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसकी धारा 3 से 7 के बीच में ये प्रावधान है कि किस प्रकार से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। किस सेक्शन में? सेक्शन 3 to 7 के बीच में। अब वो कौन कौन से भाग हैं जिसके द्वारा आप ले सकते हो? तो पहला है जन्म के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। दूसरा है वंश के आधार पे, ठीक है। तीसरा है पंजीकरण के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। चौथा है देशीयकरण के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरलाइजेशन। ये जो भारत में CAA की बात की जा रही है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, बहुत ही रिसेंट का और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि भारत में CAA के द्वारा जो व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी यह किस आधार पे दी जाएगी? जन्म के आधार पे दी जाएगी, पंजीकरण के आधार पे दी जाएगी, वंश के आधार पे दी जाएगी कि देशीयकरण के आधार पे दी जाएगी? किस आधार पे दी जाएगी भाई उनको? तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरलाइजेशन, जिसको हम लोग देशीयकरण बोलते हैं, उसके आधार पे आपको नागरिकता दी जा रही है CAA में। यदि ये क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ना ही गलत करके आएंगे। क्या ये कि ये जो देशीयकरण है ये दी जा रही है किसमें? CAA में। और जो 5वां मेथड ये है कि यदि भारत किसी क्षेत्र के भाग को अपने भाग बनाने का क्या करता है? निर्धारित करता है। मान लो किसी दूसरे देश का कोई भाग है, समझौते के तहत वो जो भाग है उसे वो अपने भारत देश में मिला लेता है, चाहे वो युद्ध के माध्यम से हो, समझौते के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से। यदि वो कोई जो प्लेस है, भूभाग है, तो उसे अपने आप में क्या करता है? मिला लेता है। तो केवल और केवल वो उस भूभाग को नहीं मिलाता है, उस भूभाग में निवास करने वाली जनता भी क्या हो जाएगी? भारत की नागरिक मानी जाएगी। तो कुल 5 प्रकार हैं जिसके आधार पे कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। तो 5 प्रकार के आपने नाम लिख लिए। अब आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नागरिकता प्राप्त करने का आधार नहीं है? तो यदि आपके 5 नाम याद होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? बताइए 5वां ये है, नाम बताइए। किसी क्षेत्र के भारत का भाग बनने पर भारत सरकार यह विनिर्दिष्ट करेगी, मतलब यह उसके ऊपर विचार करेगी कि उस भूभाग के कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। फिर से रिपीट कर दें। यस सर। किसी क्षेत्र के भारत का भाग बनने पर भारत सरकार यह विनिर्दिष्ट करेगी कि उस भूभाग के कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। क्लियर है? तो कुल 5 आधार हमने आपको बताए। अब देखिए, ये तो हो गया कि आप भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त करोगे। अब दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता का त्याग करना है। नहीं नहीं नहीं, हम भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। सर हाँ बोलिए। सर चौथा वाला क्या था? सर एक 5 एक बार रिपीट कर दे। पहला था जन्म, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। दूसरा था वंश। तीसरा था पंजीकरण। और चौथा था देशीयकरण। और 5वां हमने आपको भी बताया। तो इन 5 आधार पे भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। अब आते हैं कि किस आधार पे आप भारत की नागरिकता को त्यागेंगे।
वो होगा यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता का त्याग करना चाहे तो वह इस प्रकार से भारत की नागरिकता का त्याग कर सकता है, मतलब नागरिकता का परित्याग करने पर, पहला पॉइंट। दूसरा कि यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करते हैं तो स्वतः रूप से भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि भारत में नागरिकता का कौन सा प्रकार लागू है, एकल नागरिकता, और एकल नागरिकता में आप एक या एक से अधिक किसी भी देश के नागरिक यदि हैं तो वहां के जो एकल नागरिक वाला देश है वहां पे आप नागरिक नहीं माने जाएंगे। तो भारत एक क्या है, एकल नागरिक देश है। मान लीजिए आप लोगों ने वेल नोन एक्टर का नाम, जिसका नाम है अक्षय कुमार, सुना है नाम? यस सर। अक्षय कुमार कहाँ के नागरिक हैं? कनाडा। कनाडा के, ठीक है। तो अक्षय कुमार भारत के नागरिक नहीं है, वो कहाँ के, कनाडा के। यदि उनको भारत की नागरिकता प्राप्त करनी होगी तो उनको क्या करना होगा, कनाडा की नागरिकता को समाप्त करना होगा, वहां की नागरिकता को परित्याग करना होगा, तभी वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते। सिंपल सा कहने का मेथड ये है, मेरे कहने का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो यदि भारत का नागरिक तभी तक माना जाएगा जब तक वो किसी अन्य देश का नागरिक न हो। यदि वो किसी अन्य देश का नागरिक है तो स्वतः जो भारत की नागरिकता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी, बनी रहेगी, समाप्त होगी, या दोनों देशों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। किसका माइक खुला है भाई? कन्हैया जी माइक ऑफ कर लीजिए प्रभु। ये बात क्लियर हो गई कि किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, यदि भारत सरकार को ऐसा लगे कि आप भारतीय नागरिकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भारतीय नागरिकता के साथ उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, तो ऑन दैट बेसिस भारत सरकार के द्वारा आपको उस नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो कुल 3 प्रकार के आपसे हैं जिनके आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त की जा रही है। पहला, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता स्वयं से छोड़ दे। दूसरा, यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लें तब भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। और तीसरा, यदि भारत सरकार को ऐसा लगे कि आपकी नागरिकता नहीं होनी चाहिए, आप भारतीय नागरिकता के साथ गलत कर रहे हैं, तो भी आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये कुल 3 आधार है। क्लियर है? कोई किसी कंफ्यूजन? बताइए भाई, किसी को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक। अब हमको ये बताइए, अर्चना जी आप बताइए कि भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सर 24 जनवरी। ना, गलत जवाब। मुस्कान जी आप बताइए, भारत में मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, कब सेलिब्रेट करते हैं? बताइए भाई। नहीं पता? सर 25 जनवरी। 25। हाँ, 25 जनवरी को हम लोग भारत में मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत में नागरिकता तो हो गई, उसके प्रकार जान लिए कि किन प्रकार पे हम उसको ग्रहण करेंगे और किस प्रकार पे उसको हम लोग छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये बनता है। सॉरी फॉर इंटरप्ट सर। सर एक्चुअली मुझे टॉक बैक चलाने में, माइक ऑन ऑफ करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान न हो, उसकी चिंता न करें, ठीक है। अब देखिए अगला जो पॉइंट ये है उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा।
हमने पहले ही बताया पहला पॉइंट कि भारत में संसद ही है जो कि संसद का नागरिकता के ऊपर कानून बनाएगी। तो प्रश्न ये उठता है कि भारत में नागरिकता के ऊपर अभी तक कुल कितनी बार कानून कह लें या फिर नागरिकता को लेकर कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं, बताइए। किसी को जानकारी है कि भारत में नागरिकता के ऊपर अभी तक कुल कितने ऐसे एक्ट हैं जो कि बनाए गए या फिर उनमें संशोधन किया गया? बताइए भाई, किसी को जानकारी है? हमने भारतीय नागरिकता एक्ट का नाम बताया था आपको कुछ देर पहले, जिसको हम लोग भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया एक्ट, लेकिन इसमें संशोधन कितनी बार किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है भाई, कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अभी तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? किसी को जानकारी है? सर 3 बार। 3 बार। कौन बोला प्रभु? कहाँ पढ़ लिए 3 बार? वैसे कोशिश सही थी, और कोई बताए? सर 5 बार। 5 सर 2 बार। बार। अरे सर मोरी 2 मैया, बार। ऐसा एक काम करो, सब एक हक बता दो। सर 1, सर 2, सर 3, सर 4, 1 के 10 के बीच में कहीं ना कहीं होगा ही ना। सर 5 या 6 बार, इसमें कंफ्यूजन है मुझे। कौन बोला ये? हाँ 5 या 6। वेरी गुड, सही जवाब है, 6 बार हुआ है अभी तक। इसी में मुझे कंफ्यूजन था, 5 या 6 वेरी में। गुड, ध्यान से सुनिएगा, कब कब हुआ है ये भी जान लीजिए, और पहला कब हुआ, अंतिम कब हुआ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, जब भारत में अमेंडमेंट किया गया पहली बार भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में, वो समय था 1986 का, 1986 का। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 1986 में किया गया। यदि, लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये पढ़ने की कोशिश करिएगा। यदि ये पूछेगा कि भारत में नागरिकता के ऊपर अधिनियम कब बनाया गया, संशोधन की बात नहीं, यदि अधिनियम पूछेगा, एक्ट पूछेगा, तब आप बोलेंगे कि 1955 में, 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया गया। तो वो एक्ट पूछ रहा है, न कि संशोधन पूछ रहा है। ये पॉइंट अभी क्लियर कर लीजिए। यदि संशोधन पूछेगा तो 1986 में, 1986 में पहला संशोधन इसमें हुआ है। दूसरा हुआ है आपके 1992 में, 1992 में हुआ है। तीसरा हुआ है 2003 में, और चौथा हुआ है 2005 में। फिर हुआ है जो 5वां, वो हुआ है 2015 में। और जो सबसे लेटेस्ट हुआ है, जिसका आप लोग सभी लोग नाम सुने हैं, CAA, नाम सुना है सभी ने, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये जो 2019 है, ये सबसे अंतिम रूप से नागरिकता में संशोधन किया गया। तो कुल अभी तक सर 6 बार नागरिकता में संशोधन हो चुका है। जी बोलिए। सर ये 6 बार का जो बताए हैं, इस भी फिर से बताइए। पहला 1986 में, 1986 में, दूसरा 1992 में, 1992 में, तीसरा 2003 में, 2003 में, चौथा 2005 में, पांचवा 2015 में, और जो छठवां है सबसे लेटेस्ट है वो है 2019 में, जिसके माध्यम से CAA लागू किया गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। सर हाँ बोलिए। सर जैसे CAA में तो 2019 में चेंज हुआ था, तो फिर ये सब चीजों में भी कुछ कुछ चीजें चेंज हुआ होगा। बिल्कुल हुआ होगा। उसका नाम बता दीजिए। उसका नाम के लिए आपको लिंक हम भेज देंगे, वीडियो की लिंक, आप उसको टॉकबैक से सुन लीजिएगा। यस सर।
आखिर उसमें प्रावधान क्या किया गया। संख्यक समुदाय है। अब अल्पसंख्यक समुदाय वहां पे कौन है, जैसे हमारे यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय में गणना आती है मुस्लिम वर्ग के लोगों की, ठीक उसी प्रकार वहां पे हिंदू वर्ग के जो लोग हैं, बौद्ध के जो हैं, जैन के जो हैं, सिख जो हैं, इन लोगों को वहां पे अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है। तो वो व्यक्ति यदि चाहते हैं भारतीय नागरिक, बांग्लादेश, पाकिस्तान इत्यादि देशों में, तो वहां के यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता पाना चाहते हैं तो सीए के आधार पे क्या किया गया है कि उनकी नागरिकता को भारत में शामिल करने का प्रावधान किया गया। अब क्या है, कैसे है, किस आधार पे है, हमने कुछ देर पहले ही बताया कि जो भी व्यक्ति सीएए के आधार पे भारत की नागरिकता जिनको दी जाएगी उनका आधार होगा देशीयकरण, नेचुरलाइजेशन के आधार पे उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हम सबको जो डिटेल वाला वीडियो है आप लोगों को ग्रुप में हम भेज देंगे, आप उसको ओपन करके सुन लीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आगे बढ़े। किसी का कोई और क्वेश्चन, डाउट? नो सर। ठीक है, देखिए एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद कल की क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। कल बस बचा रहेगा आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसमें क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल नागरिकता से संबंधित एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जिसको हम लोग जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। तो सबसे पहले ये बताइए कि भारत में प्रवासी भारतीय दिवस किसके उपलक्ष्य में और कब से मनाया जाने लगा? मैं बताऊं सर? बताइए। ये तब से हो रहा है जब महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका जब वो रिटर्न हुए थे 1915 में। वेरी गुड। डेट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। 9 जनवरी। क्या 9 जनवरी। वेरी गुड, ठीक। तो उसी मोमेंट से मतलब उस उनके आने के जो रिटर्निंग था फ्रॉम साउथ अफ्रीका, देन उस मोमेंट से इंडियन माइग्रेशन डे ऐसा कुछ करके मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस हम लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भैया? कि महात्मा गांधी जी जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है, उससे अपने स्वदेश भारत लौट आए थे खुशी खुशी। उस दिन को हम लोग, जिस दिन वो लौटे थे, वो दिन था 9 जनवरी 1915 का दिन। इसीलिए प्रत्येक 9 जनवरी को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इम्पोर्टेंट, ठीक है, इतनी चीजें हम लोग जान लिए कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं और इसकी शुरुआत कब हुई। अब क्वेश्चन आपसे ये है, थोड़ा सा बता दीजिए कि भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए, इसकी सिफारिश किसने की थी? किस कमेटी ने की थी, किस आयोग ने की थी? बताइए भाई। किसी को पता है? नो सर। आप लोगों को आयोग वाला वीडियो भेजा गया था, भेजा गया था? अरे हाँ या ना में बोल दिया करिए प्रभु। प्रमुख आयोगों वाला वीडियो नहीं भेजा गया था आप लोगों के ग्रुप में? नो सर, नहीं भेजा गया है। अच्छा, हो सकता है कि हम ही से गलती हो गई हो, क्षमा चाहेंगे, हम भेज देंगे, ठीक है। तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट आयोग बनाए गए हैं अभी तक संविधान में, जिन्होंने अलग अलग प्रकार की सिफारिशें की हैं, जैसे आपके एग्जाम में पूछता है ना कि मूल कर्तव्यों को किस आयोग की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया, कैबिनेट आयोग से संबंधित जो भी प्रश्न पूछते हैं, क्रिप्स मिशन से पूछते हैं, स्वर्ण सिंह समिति से पूछते हैं, तो कई सारे आयोगों से आपके एग्जाम में कोई ना कोई एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सर भेजा गया है। भेजा गया है ना? आप देखिए यस सर। कौन बोला फिर नहीं भेजा गया है? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान रखिए, अप टू डेट रहिए प्रभु, ठीक है। उन चीजों में आपको ये सभी चीजें जितने हम एक्स्ट्रा बताते हैं आप लोगों को,
टॉपिक वाइज हमने बना के अपलोड की हैं, आप लोग देख सकते हो जाके, ठीक है। खैर आप लोगों के पास समय की कमी है, रील्स चलाना है, कच्चा बादाम देखना है, कच्चा बादाम देख देख के पक गए लोग ना। खैर आते हैं अपने टॉपिक पे। मेरा पॉइंट ये था कि भारत में जो ये भारतीय प्रवासी दिवस हम लोग मनाते हैं, इसकी सिफारिश की गई थी डॉक्टर L.M. सिंघवी समिति के द्वारा। क्या नाम है, फिर से राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, चाहे याद कर लीजिएगा। डॉक्टर L.M. सिंघवी जो समिति थी, इसी ने सिफारिश किया था कि भारत में प्रत्येक 9 जनवरी को हमें भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग प्रत्येक 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है? बताइए भाई। सर यस सर। अब हम लोग आज के लिए बस इतना ही करेंगे, 1 घंटे से ज्यादा की आज क्लास हो गई। कल की क्लास में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बचे हुए हैं 5 से 11 के बीच में क्या क्या चीजें दी गई हैं, हम उसको बस 10 मिनट लगेगा मैक्सिमम कल की क्लास में, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हम लोग उसको क्लियर करेंगे। और इस बीच में आपका कोई भी क्वेश्चन होगा जो पढ़ाया गया है, आप हमें कल की क्लास में पूछ सकते हैं, नागरिकता संबंधी जो भी अभी क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए। ठीक है? यस सर। ठीक है भाई, तो हम अब चलते हैं, बाकी हमें भी अपनी क्लास करनी है। उसके बाद जब समय मिलेगा तो आप लोगों से पुनः हिस्ट्री की क्लास में मिलेंगे। अभी फिलहाल आप लोगों का अगला टॉपिक होगा, फिलहाल देखना पड़ेगा हमें सिलेबस, क्योंकि हमें उसमें पृष्ठभूमि दी गई थी, आपका जो कंप्लीट हो चुका है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन था वो कंप्लीट हो गया है। आपका मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद आपका कल सिटीजनशिप कंप्लीट हो जाएगा। तो 1-2 लोग जो नए जुड़े हैं, कल थोड़ा रिवीजन कर लेंगे हम लोग, बेसिक चीजें, जिनका जो डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, वो पूछ सकता है। बाकी मैं जो सिलेबस होगा उसमें देख के जो नए टॉपिक होंगे आपको मैं बता दूंगा। ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन भाई? मुझे सिलेबस देखना पड़ेगा, सिलेबस में क्या है बताइए किसी का। ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री की क्लास में मिलते हैं। हिस्ट्री क्लास में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कन्हैया जी बताइए प्रभु, क्या पढ़ रहे हैं हिस्ट्री क्लास में? वैदिक काल सर। वैदिक काल पढ़ रहे हैं। वैदिक काल में कहाँ तक पढ़ लिए हैं? तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे। वेद हो गया था सर। ये हो जाता मतलब 2 दिन आप पीछे चल रहे हैं। अंकिता सुमन जी आप बताइए क्या पढ़ रहे हैं? एक दिन हमने ही क्लास किए थे सर। सर ऋग वैदिक और लेटर वैदिक दोनों में डिफरेंस तक हो गया था। इसके आगे हम लोग आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इनको यदि वो पढ़ के आना चाहें पढ़ के आ सकते हैं। लेटर वैदिक। हाँ बोलिए। सर मैंने क्लास आज ज्वाइन करी है, तो मेरा पिछला सिलेबस कवर हो जाएगा? देखिए एक बात मैं बता दूं, मैं अपने कोर्स का मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों का 2 बार रिवीजन होगा। आपके एग्जाम के पहले जितना हिस्ट्री और आपका पॉलिटी है उसको मैं आपके एग्जाम के पहले 2 बार रिवाइज करा दूंगा, तो आप उसकी चिंता ना करें। ओके सर। बाकी आपके जो अदर टीचर हैं आप उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, मेरा छूटा हुआ है, आपको वो भी टीचर आपको बता देंगे कैसे क्या करना है, वो बता देंगे। बाकी मेरे एंड से जो रहा पॉलिटी और हिस्ट्री की बातें, अभी आप लोगों को इतना मैं डिटेल में बता रहा हूँ। उसके बाद जब रिवीजन होगा तो हम लोग 2 से 3 बार टॉपिक को रिवाइज करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके सर।